जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज की इस वीडियो से हम आपका जो आरआरबी सीबीटी 2 का एग्जाम होगा उसके लिए विशेष कक्षाओं की शुरुआत कर रहे हैं। पहले भी मैं आपको कई बार ये बता चुका हूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार की परीक्षा में सफलता को प्राप्त करनी है तो उस पार्टिकुलर परीक्षा में जो भी पहले प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसी क्रम में हम लोग बिल्कुल बेसिक के साथ शुरुआत करेंगे, यानी कि 2017 में जो आपके सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था उसमें जितने भी प्रश्न पत्र आपके रहे थे उन सारे प्रश्न पत्र में जीके, साइंस, पॉलिटी, संविधान, कंप्यूटर, हिस्ट्री या फिर इकोनॉमिक्स के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनको हम लोग सेट वाइज डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जब हम लोग सारे सेट को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे तो फिर हम लोग एक एनालिसिस करेंगे कि किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, करंट अफेयर कितना पुराना पूछा गया था, साइंस में कौन कौन सा पोर्शन महत्वपूर्ण है, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर थ्योरी की क्लास को भी डिस्कस करेंगे। और जब हमारी थ्योरी समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद में जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए मैंने सीरीज की शुरुआत कर दी है। आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो को लाइक करिएगा और जो भी आपके दोस्त यार हैं उनके साथ में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। एक प्रश्न यहाँ पर कई बार लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि कितना मार्क अगर आपका आ रहा है सीबीटी 1 में तो आपको तैयारी करनी चाहिए सीबीटी 2 की। तो यहाँ पर मैं आपको एक जनरल अवधारणा बता देता हूँ कि अगर आपका मार्क यहाँ पर 60% से ज़्यादा है तो फिर आपको सीबीटी 2 की तैयारी कर देनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें अब्सेंट भी रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 60 से 70 के बीच में यहाँ पर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो अगर आपका भी स्कोर 60 प्लस हो रहा है तो आपको यहाँ पर सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। तो एक प्रश्न पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा गाने को रिकॉर्ड करने के लिए किसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ था। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर कोई ईयर मेंशन नहीं किया गया था। ऑप्शन के हिसाब से आप लोग इसको टिक करेंगे। ऑप्शन दिया गया था शंकर महादेवन, समीर अंजान, पी सुशीला या फिर कृष्णा मूर्ति कविता। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी यानी कि पी सुशीला हो जाएगा करेक्ट। पी सुशीला की बात करते हैं तो ये एक गायिका हैं और 12 भाषाओं में इन्होंने 17,695 गाने गाए थे, यानी कि मार्च 2016 में इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था सबसे ज़्यादा गाना को गाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2017 को ये एग्जाम हुआ था और मार्च 2016 में यानी कि करंट अफेयर का यह एक प्रश्न था। अगर आपने मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर लीजिए। आपकी जितनी भी क्लासेज होंगी वह बिल्कुल फ्री होंगी, चाहे आपको यूट्यूब के ऊपर क्लास मिले या फिर अनअकैडमी ऐप के ऊपर मिले। तो अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी आपको कई सारी यूजफुल वीडियो मिलने वाली हैं, चाहे वह स्टैटिक जीके का हो, करंट अफेयर्स का हो या फिर हमारे जीएस का अन्य सेक्शन हो। तो वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिला करेंगी। रेगुलर यहाँ पर इस समय मेरी 3 क्लासेज होती हैं। तो अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो इन क्लासों में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं, यानी कि एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं किसी भी पार्टिकुलर एग्जाम की, तो उसके लिए भी आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को खरीद सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कोड यूज करते हैं KV10 तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। और एक डिस्काउंट 10% का मैं आपको और यहाँ पर बता देता हूँ। मान लीजिए अनअकैडमी ऐप के ऊपर आप जाते हैं, वहाँ पर आप फ्री में क्लासेस देखते हैं, तो उससे आप बहुत सारे मिनट को इकट्ठा करते हैं और जब आपके पास में बहुत सारे मिनट यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं तो उससे भी आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं, यानी कि टोटल 20% का डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिलेगा अगर आप अनअकैडमी ऐप के ऊपर फ्री क्लासेस को भी देखते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न था। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर नॉट यूज्ड इन, यानी कि जो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं इनका प्रयोग इनमें से किसमें नहीं होता है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, यानी कि जो आपका फ्रिज हो गया उसमें होता ही है, एयर कंडीशनर में होता ही है, जो आपके पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं उनमें भी किया जाता है, लेकिन मिक्सर और ग्राइंडर में CFC का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आसान सा प्रश्न था, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। CFC के बारे में आपको पता ही होगा कि जो हमारी ओजोन लेयर आपको मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर में, उसके क्षरण में सहायक होती है, यानी कि उसको नुकसान पहुंचाती है CFC, और इसे हम लोग फ्रेयान नाम के से भी जानते हैं। किससे? फ्रेयान नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि आर्चरी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी कि तीरंदाजी इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो टर्की था, चाइना था, भूटान था और जापान था। तो आसान सा प्रश्न ये भी था, भूटान का यह एक राष्ट्रीय खेल है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि टर्की का क्या है, तो ऑयल रेसलिंग है,
ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। चाइना की बात करते हैं तो टेबल टेनिस है, ये भी आसान ही है। जापान की बात करते हैं तो सूमो रेसलिंग यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तो ये सारे खेल भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि एथनिक ग्रुप ऑफ पीपल मोर अप्रोप्रिएटली रिफर्स टू दी पीपल विथ ए, यानी कि जातीय लोगों का जो समूह होता है अधिक रूप से उनमें क्या समानताएं आपको देखने को मिलती हैं। तो आसान ये भी है, क्या उनका व्यवहार समान होता है, क्या उनकी संस्कृति समान होती है, क्या उनकी बनावट समान होती है, क्या फिर वे एक राष्ट्रीयता को मानने वाले होते हैं। तो जहाँ पर लोगों का एक समूह होता है और उनकी जो संस्कृति होती है वह एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, यानी कि एक साझा संस्कृति को वे लोग साझा करते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं एथनिक ग्रुप। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने मेरा जनजातीय वाला वीडियो देखा होगा जो कि मैंने एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए बनाया था, तो उसमें मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके ट्राइब्स क्या होते हैं, एथनिक ग्रुप क्या होते हैं या फिर एथनिसिटी क्या होती है। तो वहाँ से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। फिर एक प्रश्न था, बहुत ही लल्लू सा प्रश्न था कि MS वर्ड किसका एग्जाम्पल है। तो आप सभी को पता होगा MS ऑफिस होता है, उसी का हमारा हिस्सा है MS वर्ड, और यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। फिर प्रश्न पूछा गया कि सेंट पीटर्स स्क्वायर इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज, यानी कि जो आपका सेंट पीटर स्क्वायर है वह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो ये आपको मिल जाएगा वेटिकन सिटी में। तो स्टैटिक जीके का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, वेटिकन सिटी में आपको सेंट पीटर स्क्वायर देखने को मिलेगा। एक प्रश्न पूछा गया था FDI से। तो FDI से आपके CBT 1 में भी बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। FDI का यहाँ पर आपको पूरा नाम बताना था। तो इसका पूरा नाम होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और आप सभी को याद रखना है कि हमको सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से मिलता है। तो सबसे ज़्यादा FDI हम लेते हैं सिंगापुर से। कहाँ से? सिंगापुर से सबसे ज़्यादा FDI हमको मिलता है। तो FDI के ऊपर ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूँ, तो ध्यान रखिएगा FDI से भी प्रश्न पूछा गया था। फिर एक प्रश्न था कि जो आपका 17वें नंबर का नॉन अलाइन मूवमेंट हुआ था वेनेजुएला में, उस समय इसका स्लोगन क्या था। तो इसके अगर हम लोग स्लोगन की बात करते हैं तो यूनाइटेड ऑन द पाथ फॉर पीस। क्या था? यूनाइटेड ऑन द पाथ फॉर पीस। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी चाहे आप कहें या फिर ऑप्शन सी कहें, दोनों यहां पर हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा। तो 13 से लेकर के 18 सितंबर तक आयोजित हुआ था। कहां पर? पोल रेमेल, जो कि आपको मिलेगा वेनेजुएला में। 18वां भी आपको ध्यान रखना है, जो कि आपके CBT 1 में पूछा जा चुका है। तो ये अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था 2019 में। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि 2015 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था साहित्य में। तो ये भी आसान सा ही प्रश्न था उस समय, यानी कि 2015 का पूछ लिया था 2017 में। तो स्वेतलाना एलेक्सीविच को ये पुरस्कार मिला था। अब ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, ध्यान रखिएगा। जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि CBT 2 एग्जाम के लिए करंट अफेयर की तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है। तो स्वेतलाना एलेक्सीविच को यहाँ पर पुरस्कार मिला था। अगर हम लोग बात करते हैं पिछले 3 सालों की, तो ध्यान रखिएगा 2020 में मिला है लुइस ग्लुक को। किसे? लुइस ग्लुक को मिला है, कवित्री हैं। 2019 की बात करते हैं तो पीटर हैंडके को मिला है। और 2018 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मिला था ओल्गा टोकारजुक को। तो इन तीनों के नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि गौरव घेई इज एन इंडियन डैश डैश, यानी कि गौरव घेई किस खेल से संबंधित हैं। तो ये हमारे गोल्फ के खिलाड़ी हैं। किसके? गोल्फ के खिलाड़ी हैं गौरव घेई। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर हम लोग अपने देश के अन्य गोल्फ के खिलाड़ियों की बात करते हैं तो शुभांकर शर्मा हो गए, गगनजीत भुल्लर हो गए, अनिर्बान लाहरी हो गए, जीव मिल्खा सिंह हो गए, आदिति अशोक हैं, ज्योति रंधावा हैं। तो ये सारे आपके गोल्फ के खिलाड़ी हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, ये उस रंधावा के भाई नहीं हैं जिनको आप लोग जानते हैं। फिर प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये आपका 1905 में पारित हुआ था। कब? 1905 में हमारे यहाँ पर इसी अधिनियम के द्वारा रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1921 में रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया जाता है, यानी कि इसको रीऑर्गेनाइज किया जाता है। और 1951 में हमारे यहाँ का जो रेलवे है उसको नेशनलाइज भी किया जाता है, यानी कि वह सरकार के अधीन आ जाती है 1951 से। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि नेशनल बैंक इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ, यानी कि नेशनल बैंक जो होते हैं वह सबसे उपयुक्त विवरण उनका क्या है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, बिल्कुल गलत है। कॉमर्शियल बैंक होते हैं, तो ये भी आप
सही नहीं कह सकते हैं। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज होते हैं, तो ये भी सही नहीं है। इसका सबसे सटीक उत्तर होगा सुपरवाइजरी इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन स्वयं की जांच कर सकते हैं या इस प्रकार से उनके पास में ऑटोनॉमी होती है, उनको हम लोग सुपरवाइजरी इंस्टीट्यूशन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। फिर एक लल्लू सा प्रश्न था कि लाला लाजपत राय जी कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके पंजाब से बिलोंग करते थे। कहाँ से? पंजाब से बिलोंग करते थे। जन्म इनका 28 जनवरी 1865 को हुआ था लुधियाना में, और इनकी डेथ कब होती है? तो 17 नवंबर 1928 को इनका निधन होता है। फिर प्रश्न पूछा गया था बेन किंग्सले इज एसोसिएटेड डैश 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 करके काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे। तो बेन किंग्सले की बात करते हैं तो ये आपके यूके के एक एक्टर हैं और मोशन पिक्चर से ये जुड़े हुए थे। किससे? मोशन पिक्चर से ये जुड़े हुए हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि अकबर सीट ऑफ गवर्नमेंट वाज डैश डैश। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। आगरा में थी यहाँ पर राजधानी अकबर की। किसकी? अकबर की राजधानी थी आगरा में। बाद में जो इनके पुत्र होते हैं शाहजहां, वे राजधानी को ट्रांसफर करते हैं 1628 में। कब? 1628 में शाहजहां के द्वारा दिल्ली में राजधानी को ट्रांसफर कर दिया जाता है आगरा से। फिर प्रश्न पूछा गया था व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यानी कि जो आपका पूंजीगत लाभ कर होता है वह किसके ऊपर लिया जाता है। अब प्रश्न को थोड़ा सा समझिए कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कैपिटल गेन टैक्स किसके ऊपर लिया जाता है। ऑप्शन को आप लोग पढ़िए। पहला है कि जो आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदा है उससे जो आपको लाभांश मिला है उसके ऊपर लगता है। जो आपने किसी भी कैपिटल एसेट को बेचा है उससे जो आपका प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर लगता है। टैक्स ऑन इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक फिक्स डिपॉजिट, यानी कि बैंक में आपने धनराशि को जमा किया, उस धनराशि से जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर लगता है। या फिर अगर आपने किसी भी शेयर को 12 मंथ के बाद में बेचा है तो उसके ऊपर यह टैक्स लगता है। तो कैपिटल गेन टैक्स की बात करते हैं तो अगर आपने किसी भी कैपिटल एसेट को बेचा है और उसके बेचने से आपको जो प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि इन व्हिच ईयर डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। कब आए थे? तो ये आपके आए थे 9 जनवरी 1915 को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, तो ये भी पूछा गया था। उसके बाद में एक प्रश्न था कि मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि जो मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट है यह आपका किससे संबंधित है। तो ये आपके रेल ट्रांसपोर्ट से संबंधित है मिशन रफ्तार जो आपका रहा था। तो ये भी आसान सा ही प्रश्न था। 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। मुख्य रूप से उद्देश्य था कि जो हमारे देश में बहुत ही धीमे रेलगाड़ियां चल रही थीं उनकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, तो इसी के लिए मिशन रफ्तार की शुरुआत होती है। फिर एक प्रश्न था जो कि अच्छा प्रश्न आप कह सकते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी आंख की बीमारी है जो कि चश्मे से समाप्त नहीं हो सकती है, यानी कि आंख में अगर आपके इनमें से किस प्रकार की दिक्कत हो तो आप उसके लिए चश्मे का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके लिए आप करवाएंगे ऑपरेशन। तो जरा दूरदृष्टि था, दीर्घ दृष्टि था, मोतियाबिंद था और निकट दूरदृष्टि होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है तो फिर आपका चश्मे से काम नहीं चलेगा, आपको करवाना पड़ेगा ऑपरेशन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर निकट दृष्टि दोष होता है तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष होती है तो उत्तल लेंस का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। फिर एक प्रश्न आपकी स्कीम से भी पूछा गया था कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चिल्ड्रन वेलफेयर स्कीम, यानी कि इनमें से कौन सी एक बाल कल्याण योजना नहीं है। तो ऑप्शन से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी, यानी कि यहाँ पर समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है बच्चों को ही शिक्षा दी जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान तो ये बच्चों से ही संबंधित है। राइट टू एजुकेशन ये भी आपके बच्चों का है। स्वयं सिद्ध की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्वयं सिद्ध योजना की बात करते हैं तो 2001 में 2 योजनाएं थी, एक थी महिला समृद्धि योजना, एक थी इंदिरा महिला योजना। तो इनको आपस में विलय करके इसकी शुरुआत की गई थी। फिर एक प्रश्न था बहुत ही आसान कि हम उन लोगों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी और उसकी भूमि, सुविधाओं और निवासियों का अध्ययन करते हैं। तो इन्हें हम लोग ज्योग्राफर्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ज्योग्राफर के नाम से जानते हैं। फिर एक प्रश्न बहुत ही आसान पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है। तो सोलर पैनल की बात करते हैं तो ये भी आपकी ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। स्टीम इंजन की बात करते हैं तो ये भी ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक आयरन की बात करें यानी कि जो आपका प्रेस होता है ये भी ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर हम लोग शीशे की बात करते हैं यानी कि जो आपका प्लेन ग्लास होता है वह किसी भी प्रकार से ऊर्जा को कन्वर्ट नहीं करता है।
तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। बहुत ही आसान सा पेपर ये आपका पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। फिर एक प्रश्न था कि CD रोम इज ए डैश डैश, यानी कि ये किसका उदाहरण है? तो ये आपका होता है स्टोरेज मीडियम। मैंने आपको कंप्यूटर वाले वीडियो में भी बताया था कि ये हमारा एक सेकेंडरी स्टोरेज होता है, तो स्टोरेज मीडियम होता है आपका CD रोम। बाकी फुल फॉर्म आप लोग यहाँ पर इसके ध्यान ही रखेंगे। CD रोम का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसी प्रकार से CDR होता है, CDRW होता है, DWD DVD रोम होता है। तो ये सारे फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि डैश 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 वाज नॉट डिक्लेयर्ड ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। तो यूनेस्को के जो भी हेरिटेज हैं उनको आपको विशेष तौर पे याद रख के जाना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए थे मैटरन हिल रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका शिमला रेलवे और नीलगिरी माउंटेन रेलवे। तो ये अभी आपके CBT 1 एग्जाम में भी पूछा गया था कि इनमें से कौन सा माउंटेन रेलवे में शामिल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, दार्जिलिंग रेलवे आपका शामिल हुआ था सबसे पहले, फिर आपका नीलगिरी शामिल होता है, फिर आपका कालका शिमला शामिल होता है। तो मैटन रन जो यहाँ पर है वह इसमें शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर एक प्रश्न था कि पुरुष ICC वर्ल्ड T20 2016 के लिए किसे कप्तान चुना गया था? तो यहाँ पर कप्तान बनाए गए थे विराट कोहली। कौन थे? विराट कोहली बने थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फिर एक बहुत ही आसान सा प्रश्न था कि विश्व विरासत स्थल जिस पर ले कार्बूजियर का वास्तुशिल्प कार्य है, तो ये कहाँ पर मिलेगा? तो ये आपको मिल जाएगा चंडीगढ़ में। कहाँ पर? चंडीगढ़ में ये आपको मिलेगा। और यूनेस्को के द्वारा 2016 में इसको अपने धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। तो यूनेस्को से आप देख सकते हैं 2 प्रश्न आपके एक ही शिफ्ट में पूछे गए थे। फिर एक प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय हाथी अपने राज्य पशु के रूप में नहीं है? अब ये थोड़ा सा आप टफ प्रश्न कह सकते हैं, क्योंकि कर्नाटक की बात करें तो इनका भी राज्य पशु है हाथी, केरल की बात करें तो इनका भी राज्य पशु है हाथी, और झारखंड की बात करते हैं तो इनका भी राज्य पशु है हाथी। लेकिन असम की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो आपका एक सींग वाला गैंडा होता है, क्या होता है? एक सींग वाला जो आपका गैंडा होता है वह असम का यहाँ पर राजकीय पशु है, यानी कि हाथी नहीं है। हालांकि हाथी की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर मिलेगी? तो ये आपको असम में ही मिलेगी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न था कि संस्कृत वाक्यांश सत्यमेव जयते का स्रोत क्या है? तो बहुत ही आसान सा है, मुंडको उपनिषद से इसको लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और मुंडको उपनिषद की बात करते हैं तो ये आपको अथर्ववेद में मिलेगा। इसी प्रकार से गायत्री मंत्र याद रखिएगा, गायत्री मंत्र आपके ऋग्वेद से लिया गया है। फिर एक प्रश्न आया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन हुआ था 1953 में। कब? 1953 में इसका गठन किया गया था। और उसके बाद में जाकर के हमारा आंध्र प्रदेश पहला राज्य बनता है 1956 में। ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा ये सलाह दी गई थी कि हमारे यहाँ पर 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए। कौन कौन इसके मेंबर थे? तो फजल अली साहब थे, KM पन्नीकर थे, HN कुंजरू थे। तो ये सारे लोग इसमें शामिल थे। फिर एक प्रश्न बहुत ही आसान था कि फ्लोरा और फौना किसको रेफर करते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? तो जो हमारे प्लांट होते हैं और जो हमारे पशु होते हैं उन्हीं को हम लोग फ्लोरा और फौना के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही लल्लू वाला प्रश्न था। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि सामान्य तौर पर पदार्थ के जो आपके भौतिक वर्गीकरण होते हैं उनमें से इनमें कौन सा एक शामिल नहीं है? तो गैसेस स्टेट आपका होता ही है, लिक्विड यानी कि द्रव होता ही है, सॉलिड आपका ठोस होता ही है, लेकिन जो आपका कोलॉइडल होता है उसे हम लोग भौतिक वर्गीकरण में नहीं रखते हैं। तो केमिस्ट्री का यह एक बहुत ही आसान सा प्रश्न था। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर आपके साइंस और टेक से एक प्रश्न पूछा गया था कि नासाज जूनो अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड फर्स्ट स्टेज ऑफ इट्स मिशन बाय ऑर्बिटिंग, यानी कि नासा का जो जूनो मानव रहित अंतरिक्ष यान है इसने सफलतापूर्वक परिक्रमा करके अपने मिशन के पहले चरण को अंजाम दिया। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जूनो किस ग्रह के लिए लॉन्च किया गया था? तो ये आपके जुपिटर यानी कि बृहस्पति के लिए नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो लॉन्च इन्होंने किया था 2011 में और इसने बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश कर लिया था 5 जुलाई 2016 को। और इसीलिए यह एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इसको यहाँ पर शामिल किया गया था। फिर एक प्रश्न था कि जर्मेनियम आमतौर पर डैश डैश के रूप में उपयोग किया जाता है। तो बहुत ही लल्लू वाला प्रश्न, ये एक सेमीकंडक्टर के रूप में यूज होता है। किसके रूप में? सेमीकंडक्टर के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसी प्रकार से अन्य अगर हम लोग मेटलॉइड की बात करते हैं तो बोरान हो गया, आर्सेनिक हो गया, सिलिकॉन हो गया, सेलेनियम हुआ, एंटीमनी हुआ, तो ये सारे आपके अधातु के उदाहरण हैं। फिर एक प्रश्न बहुत वैसी लल्लू वाला था कि नीति आयोग स्टैंड फॉर, यानी कि नीति का फुल फॉर्म पूछा गया था। अब इसमें आप लोग ऑप्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको 2 ऑप्शन में देखने को मिलेगा।
एक आपका है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं नीति आयोग की, तो उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। नीति आयोग के बारे में आप सभी को पता होगा कि 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको दिल्ली में ही मिलेगा। पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, योजना आयोग का इसने स्थान लिया था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि द किंगडम ऑफ भूटान लाइज इन द हिमालयज। तो ये आपके पूर्वी हिमालय में लाई करता है। कहाँ पर? जो आपका पूर्वी हिमालय है वहाँ पर आपको मिलेगा किंगडम ऑफ भूटान। तो आसान सा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न था कि इन सितंबर 2016 WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड दैट डैश डैश इज मलेरिया फ्री। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्रीलंका हो जाएगा करेक्ट। तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि 2016 में श्रीलंका को WHO के द्वारा मलेरिया फ्री घोषित किया गया था। 2019 की बात करें तो 2019 में अल्जीरिया और आपका जो अर्जेंटीना है उसको मलेरिया फ्री घोषित किया गया था। इसी प्रकार से अभी आपने पढ़ा होगा मार्च 2021 में जो मध्य अमेरिका का देश है जिसका नाम है अल सल्वाडोर, उसको भी WHO के द्वारा मलेरिया फ्री घोषित किया गया है। अच्छा, परीक्षा में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारे यहाँ पर मलेरिया होता है उसको उन्मूलित करने का हमने टारगेट कब तक रखा है? तो ये टारगेट है 2030 का। कब का? 2030 का हमने टारगेट रखा हुआ है। फिर एक प्रश्न था आसान सा कि DNS स्टैंड्स फॉर, यानी कि इसका फुल फॉर्म बताना था। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम इसका पूरा नाम है। फिर एक प्रश्न था कि जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है यह किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है? तो ये आपके फिजिक्स का एक शानदार क्वेश्चन था। अगर हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल की बात करते हैं तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर कार्य करता है, जिसे हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। उसके सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर। तो ये थोड़ा सा टफ प्रश्न आप कह सकते हैं। फिर एक प्रश्न था कि जो आपकी स्पेस रिसर्च होती है यानी कि अंतरिक्ष अनुसंधान होता है उसमें इनमें से किनको शामिल नहीं किया जा सकता है? तो फिजिक्स आपका शामिल ही होता है, बायोलॉजी आपका शामिल ही होता है, पृथ्वी विज्ञान आपका शामिल ही होता है, लेकिन जो आपकी मानव संस्कृति होती है वह आपके स्पेस रिसर्च में शामिल नहीं होती है। आखिरी प्रश्न जो पूछा गया था ये भी आसान ही प्रश्न था। अगर आपने थोड़ा सा भी IUCN के बारे में पढ़ा है तो इसका उत्तर आप लोग दे सकते हैं। देखिए, IUCN के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसके द्वारा यहाँ पर एक रेड डेटा बुक तैयार की जाती है और उस बुक में जो हमारे स्पीसीज होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सी IUCN की कैटेगरी नहीं है? तो एक्सटिंक्ट की बात करें तो ये होती ही है, वल्नरेबल की बात करें तो ये भी होती है, इंडेंजर्ड की बात करें तो ये भी होती है, लेकिन हार्मफुल यहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी IUCN की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। अब इसके 8 कौन कौन से हैं जिसके आधार पर यहाँ पर श्रेणियाँ दी जाती हैं? तो एक तो आपका होता है एक्सटिंक्ट, एक आपका होता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एक आपका होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, फिर आपका है इंडेंजर्ड, फिर आपका है वल्नरेबल, फिर आपका है नियर थ्रेटेंड, फिर है कंजर्वेशन डिपेंडेंट और फिर आपका होता है लीस्ट कंसर्न। तो कुल मिलाकर के 8 श्रेणियाँ होती हैं जिनके माध्यम से IUCN यहाँ पर चीज़ों को उनकी अलग अलग श्रेणियों में रखता है। तो इस प्रकार से जो आपका 1 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है यस करके जरूर बताइएगा। और क्या आप लोग चाहते हैं कि यह वीडियो इसी प्रकार से आगे चलती रही तो उसके लिए आपको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। इसके अलावा अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो जरूर कर लीजिए, वहाँ पर मैं इन सभी क्लासेस का लाइव टेस्ट भी लेता हूँ, तो उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।